दोस्तों, अब आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। यह आर पार की लड़ाई इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए के बीच में नहीं है। यह आर पार की लड़ाई है एनडीए के अंदर, एनडीए भी नहीं, बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच की यह जो अदावत है, यह अब चरम पर पहुंच चुकी है। लाख समझाने के बावजूद भी जब कोई संकेत नहीं मिला, तब आरएसएस ने एक बड़ा दांव चल दिया है। यह दांव आज आपको दिखाने जा रहा हूं, और यह दांव न केवल 9 सितंबर को होने जा रहा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बदलने जा रहा है, बल्कि खबर यह निकल कर आई है, नरेंद्र मोदी साहब ने अगर 18 सितंबर को इस्तीफा नहीं दिया तो बड़ा कदम भी उठाया जा सकता है। अमित शाह बेचैन नजर आ रहे हैं। बहुत सारा घटनाक्रम अचानक से इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली के सियासी गलियारों में गूंज उठा है। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे बीजेपी अपने ही इतने सांसद यानी 240 सांसदों के बीच फंस कर रह गई है, और कैसे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के बीच शाह की साख पूरी तरह से दांव पर लगी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबको पता है नरेंद्र मोदी साहब को कोई टेंशन नहीं है, बट टेंशन यह है कि उनका भाई, जो बंधु, मेरा साथी, सब कुछ यानी अमित शाह कैसे भी प्रधानमंत्री बना, ये सब जानते हैं कि वो ये समझ गए कि अब आरएसएस मानने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए, इतने बरस बाद प्रधानमंत्री बने हुए कितना समय हो गया, 2014 से। अभी हाल ही में गए थे आरएसएस के दफ्तर, वो भी तब जब उनको पिछले साल झटका लगा, वरना पिछले साल तो उनके नाम का मोहरा जो है जेपी नड्डा, मोहरा ही कहता हूं मैं तो भैया। जब आप इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मोहरा कह सकते हो और कहोगे सोनिया गांधी सरकार चलाती थी तो जेपी नड्डा तो है ही क्या, बीजेपी के अध्यक्ष ही तो हैं, और क्या है। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा थोड़ी ना है कि सर्वे सर्वा हो रही हो, तो बीजेपी का अध्यक्ष इस समय मोहरा है। वो उनकी हिम्मत नहीं है नड्डा की मोदी शाह से पूछे बिना कुछ कर पाए। तो जेपी नड्डा, उन्होंने एक बयान दिया था आरएसएस के लिए। मैंने तब भी कहा था जब वो बयान आया था कि भाई जरूरत नहीं है इन लोगों से बैर लेने की, अपने अपने काम पर लगे रहो। पीडीए अपना संभालो अखिलेश यादव, और अखिलेश कांग्रेस पार्टी अपना संभाले। बीजेपी से कोई बात नहीं करनी, कोई आरोप मत लगाओ। वहां खुलासे तो खुलासे करते रहो, जो खो रहे हैं करने जरूरी है, इनकी एक एक परतें उधेड़नी जरूरी है, लेकिन ज्यादा नहीं उलझना इनसे, क्योंकि खुद के ही सिर्फ फुटबॉल में है। तब जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था लोकसभा चुनावों के दौरान। उन्होंने कहा था कि अटल अडवाणी के वक्त जरूरत पड़ती थी आरएसएस की बीजेपी को, ये मोदी हो गया, जरूरत नहीं पड़ती। अब हाँ बने नड्डा, अब नड्डा कह रहे हैं क्या हो गया 240 सीटें आने के बाद। वही बेरोजगारी किसे पसंद आएगी, आपको पसंद आएगी क्या? भाई नड्डा साहब भी बेरोजगार हो जाएंगे तो बुरा लगेगा ना, तो वही चीज है। अब यही चल रहा है। आप देखिए हो क्या रहा है, गुप्त रूप से बीजेपी के और खासकर ये मोदी शाह गुट वाले नेता नड्डा के लिहाज से बैठकें कर रहे हैं। ये खबर निकल कर आई। आरएस ने कहा अच्छा ये तो आओ बैठते हैं, कर ली एक बड़ी। उन्होंने कहा इस बार सीक्रेट मीटिंग नहीं होगी है, हम तो कुछ और सोच के बैठे थे, अगर चाहते हो आर पार तो हम तैयार हैं। ऐलान कर दिया है 9 सितंबर से पहले एक बड़ी बैठक होने जा रही है, और ऐलान यह है कि इस बैठक में आरएसएस गुट के सारे बीजेपी सांसद शामिल होंगे। यही नहीं है, इसके अलावा यह तय कर दिया जाएगा कि अगर ज्यादा ये समझने और ये समझाने की कोशिश की गई कि मैं सरकार भी चला सकता हूं, संगठन भी और पार्टी भी, तो ज्यादा नहीं, मोदी को जाना होगा। शाह को कैबिनेट मंत्री रहना है तो रहे, प्रधानमंत्री के सपने ना देखें। देखिए खबर, देखिए एनबीटी, आरएसएस की जोधपुर बैठक बीजेपी के लिए क्यों है महत्वपूर्ण, 75 साल में रिटायरमेंट, नए अध्यक्ष पर मोहर। यानी मोदी और नड्डा दोनों की कुर्सी जा रही है। बड़ी खबर बता रहा हूं उस वक्त की, मोदी और नड्डा दोनों की कुर्सी जाना तय है। अमित शाह अपनी संभाल लें। अगर अमित शाह कैबिनेट मंत्री रहे भी तो भी अपने, चाहे गुरु मानिए, दोस्त मानिए, जो भी उनके बीच में रिलेशन है मैं नहीं जानता, जितना बताया जाता उतना ही हम समझते हैं, लेकिन फिर भी यह समझ लीजिए एक तरीके से आपने जिस तरीके से इस दौर में नितिन गडकरी को रखा, राजनाथ सिंह को रखा, वैसे ही रह जाएंगे। बिल्कुल अमित शाह वैसे ही रहने वाले हैं, देखते जाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा 17 सितंबर, मैं नहीं कहूंगा, ये अक्टूबर, 1 अक्टूबर के बाद, 1 अक्टूबर से देख लीजिए अमित शाह के तेवर बदले हुए होंगे। वो न्याय की बात करेंगे, वो बात करेंगे उसूलों की, वो बात करेंगे नैतिकता की, वो सारी बातें होंगी सारी। अब क्यों?
क्योंकि जब नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उनको पता है, देखिए आरएसएस की ऐसी ही बात नहीं है, आप चाहे आरएसएस को कैसे भी माने, इधर उधर दाएं बाएं, हाँ कुछ चीजों में आरएसएस की चीजें हैं, लेकिन आरएसएस ने एक बात तो तय करी कि जब अटल और अडवाणी का राज होता था, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी साहब दोनों, उस समय भी ऐसी स्थिति कभी विपक्ष की रखी नहीं गई, आवाजें कुचली नहीं गई। यह नहीं कि बीजेपी के प्रवक्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बनवा दिया अटल अडवाणी ने, ये मोदी साहब और ये अमित शाह करते हैं। ये देखते राहुल गांधी के खिलाफ तुमने स्टे हटा दिया था, तुम बनो जज, सुप्रीम कोर्ट के बनोगे, ये हरकतें करते हैं। चुनाव आयुक्त ऐसे नहीं चुना जाता था अटल अडवाणी साहब के समय भी, लेकिन इन्होंने किया। इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं की जो धज्जियां उड़ाई हैं, इन्हें हिसाब चुकाना होगा, और ये बात खुद आरएसएस देख रहा है। दरअसल क्या है ना, एक वक्त में आकर ना, क्योंकि आरएसएस चुनाव तो लड़ता नहीं है, बीजेपी उनकी है संस्था, लेकिन जब वो संस्था ही ऐसे इंसानों के पास चली गई जिसकी वजह से आरएसएस की भी फजीयत होने लग गई। आरएसएस का जो एजेंडा है वो गुप्त रूप से चल रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस एजेंडे का भी धज्जियां उड़ा दी। कोई मतलब नहीं आरएसएस से, ये चल रहा था। अब देखिए आज तक की खबर भी है, बीजेपी को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष, जोधपुर में होने वाली आरएसएस की बैठक में लगेगी नाम पर मोहर। पहले तो मैं नवभारत को समझता था, आज तक तो सबसे बड़ा चाटुकार है। जितने पत्रकार हैं यहां पर, जितने एंकर हैं आज तक में, सारे चढ़ चाटने के तैयार बैठे हैं। बताओ इसमें 17 सितंबर वाली बात लिखने से क्यों बच गए? इसमें 75 साल वाली रिटायरमेंट की बात लिखने से क्यों बच गए? दरअसल हो क्या रहा है कि बीजेपी शासित जितने राज्य हैं, ज्यादातर जहां रहे या फिर हुकूमत की, जैसे भी समझ लीजिए, जैसे मैं अभी आता हूं, पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, गुजरात, चले जाइए कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में तो अब 2 बार से हैं, तो यहां पर भी बिहार, हिमाचल, यहां पर क्या हो रहा है, बैठकें चल रही हैं मोदी शाह गुट के लोगों की। ये चल रही है कि अगर आरएसएस ज्यादा दबाव डालता है 2 चीजों पे, एक तो ये ऑप्शन कि मोदी को हटना होगा, दूसरा ऑप्शन मोदी के बाद शाह नहीं, तो क्या करना होगा। इसी को लेकर यह बैठक बुलाई गई है कि तुम जो गुप्त रूप से कर रहे हो ना, इसकी जानकारी है, अब तुम पहले उपराष्ट्रपति चुनाव संभालो। अभी फजीयत होगी चुकी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में संजीव बालियान का समर्थन किया था नहीं किया था, है ना? क्या हुआ? 100 वोटों से हारा है संजीव बालियान। क्यों? क्योंकि तुमने आशीर्वाद दिया, वरना जीत जाते, संजीव बालियान जीत जाते। मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। बहुत लोग समर्थन करते, लेकिन मोदी शाह का समर्थन लेके अब खुद पछता रहे, गलती कर दी। राजीव प्रताप रूडी ने किसी का मांगा ही नहीं, विपक्ष के संपर्क में थे, राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, तमाम चीजें हुई थी। आरएसएस समर्थित बीजेपी के सांसदों ने भी वो क्रॉस वोटिंग कर दी, मुंह ताकते रह गए मोदी शाह। पहली हार थी, और उसके बाद तो हार ही देख रहे हैं लगातार। जहां जहां बैलेट पेपर चुनाव हो रहे हैं, वहां हर जगह बीजेपी हार रही है। अगला उपराष्ट्रपति चुनाव न केवल है, सोचिए 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, और 5 तारीख को यह बैठक होने जा रही है, जिसमें साफ संदेश है। संदेश ये, उपराष्ट्रपति कौन? वी सुदर्शन रेड्डी। नमस्कार।